प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में फिर से हमारा चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन को देखा, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में इस चैप्टर को हमने खत्म किया। इसके अलावा वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है और ये आपका उसके बाद वाला है। इसके अलावा बच जाएगा तो हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसको जल्द ही आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, जैसे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सारे टॉपिकों को देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ और रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उदाहरण के साथ हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें उदाहरण भी देना होगा, केवल डिफिनेशन लिख के निकलने से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे के चैप्टर में हमें अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ एक चीज आप लोग नोट कर लेना कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे में हम यहाँ पे रिएक्शन में HCl, क्या? तो HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक अम्ल है, एसिड है। इसकी अभिक्रिया क्षार से कराएंगे और क्षार में हमने यहां लिया है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। और इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण मिलता है और लवण के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, और इसके अलावा जल यानी कि H2O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण रिएक्शन ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे उत्प्रेरक का? तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जो होता है, प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। बस उत्प्रेरक का देखिए हम लोग कैसे याद किए थे। उत्प्रेरक का डिफिनेशन बस यही आप समझ लीजिए कि कुछ इंसान गांव में होते हैं जो कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसके झगड़ा को बढ़ा देगा, बिना शामिल हुए उसको जो झगड़ा है उसको बढ़ा देगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झगड़ा में शामिल बिना हुए उस झगड़ा को ठंडा कर देंगे। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को, वेग को बढ़ा देता है या तो उसके वेग को कम कर देगा। तो वही है उत्प्रेरक। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मिलता है क्लोरोबेंजीन। और जब यहाँ पे Fe उत्प्रेरक के रूप में ले लेंगे तो इसकी अभिक्रिया फास्ट, यानी कि जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ उत्प्रेरक कौन है? तो Fe है। उत्प्रेरक कौन है? Fe है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, जैसे कि आप लोग के घर में, अगर आपके घर जब पेंट होता है तो पेंट होने से पहले अगर खिड़की दरवाजा हो तो खिड़की दरवाजा पे जो धूल कण जमा होता है उसको साफ किया जाता है, तब जाके पेंट किया जाता है। चाहे दीवार ही हो, दीवार को साफ किया जाता है, तब उस पर पेंट चढ़ाया जाता है कि आसानी से पेंट चढ़े। वैसे ही जो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, जो ऊपरी सतह है वो हट जाए, साथ ही धूल कण भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह वायु के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, वायु के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके और उसे हम लोग जलाएं तो आसानी से जले। ठीक है, तो ये होगा आंसर इसका।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन का सूत्र क्या होगा, CuSO4, जिसको हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ाया था। यहां क्या डालना है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा यानी कि Fe को डाल देना है, लोहे का टुकड़ा। तो हमने विस्थापन अभिक्रिया में आपको बताया था कि जो Fe है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्रिया करके ये क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 बना लेगा, SO4 बना लेगा और कॉपर को यहां पे विस्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब लोहे का, आंसर क्या लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब वह भूरे रंग का हो जाता है। भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इतना आंसर लिखने के बाद ये रिएक्शन जरूर लिखेंगे, कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, जिसके कारण इसके रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन हम इतना पे ही नहीं रुके हैं, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर, पहले कैसा रहता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रहता है, नीले से बदलकर क्या हो जाता है, तो हरा, हरा हो जाता है। जैसे ही FeSO4 बनेगा वैसे ही हरापन लिए, पूरा हरा नहीं लेकिन हरापन लिए उसका कलर हो जाएगा। तो विलयन का कलर कैसा रहता है, पहले नीला रहता है और नीले से क्या हो जाता है, हल्का हल्का हरा टाइप पर हो जाता है। क्यों, क्योंकि FeSO4 का निर्माण होता है। समीकरण फिर से हम लिख दे रहे हैं, Fe प्लस में CuSO4 और यहां से फेरस यानी कि लोहा कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 को का निर्माण करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पे हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आखिर कैसा होता है, पहले रंग किस तरीके से चेंज होता है, तो हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चले, तो आगे चलते हैं तो देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए बात हम लोग कहते हैं ना कि बतवा इज सेम सेम बट डिफरेंट इज, और भी इसको बोले तो बतिया इज सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। ठीक है, वही तनी मनी का यहाँ पे अंतर है। क्या बोला क्वेश्चन, फिर से पढ़ो कि जब लोहे की कील को यानी कि Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे लोहा हो गया, लोहा का कील है, Fe है, सॉलिड रूप में है, CuSO4 के विलयन में डुबोया जा रहा है जिसका रंग पहले से नीला था और इसमें डुबोया जा रहा है तो लोहा क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 बना ले रहा है जिसका रंग होता है कुछ हरा विलयन। ठीक है, इसके अलावा Cu का जो कि लाल भूरे रंग का होता है वो साइड हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, तो विलयन का रंग क्या हुआ, तो नीला से कुछ हरा विलयन में बदल गया। तो आंसर क्या लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट, क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का कारण क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रंग बदल जा रहा है। और कैसा हो रहा है रंग ये आपको मालूम है। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है। लो जी, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो फिर से वही रिएक्शन आएगा। देखिए यहाँ पे लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि लोहे के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है। लोहे के ऊपर क्या होता है, कॉपर की परत जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन में हम लोग देखे थे पीछे कि CuSO4 में लोहा के ऊपर क्या हो जा रहा था, लोहा Cu के साथ, सॉरी SO के साथ अभिक्रिया करके Cu को विस्थापित कर दे रहा था। तो Cu का कलर कैसा हो रहा था, लाल भूरे रंग का। तो जब जंग लगता है तो कॉपर की जो परत है वो ऊपर से चढ़ जाती है, जिस कारण से यहाँ पे लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। लोहे की कील के ऊपर किसका परत चढ़ जाता है, कॉपर का, और जो कि कॉपर कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का। इसीलिए क्या होता है, तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। तो आंसर आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं, आप एक शब्द में जवाब दे सकते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है संक्षारण, आप लोग नोट कर लेना उस क्वेश्चन को। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण
कि रोग संचारण से बचाव के उपाय को लिखिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग हुआ है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लो, संचारण से आप क्या समझते हैं और संचारण से बचाव के उपाय को लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लोहे की वस्तु को संचारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है। पेंट क्या करता है, कहता है कि भाई साहब हवा जो नमी हो तुम मेरे से टकराओ, अंदर मेरे लोहा है उससे मत टकराओ, पहले मुझे मारो और तब उसके पास जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, संचारण से बचाव के लिए लोहे की वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं। आगे है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। तो जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है उसको नाइट्रोजन से युक्त, आप लोग देखे होंगे चिप्स वगैरह के पैकेट में गैस भरा होता है, वो गैस किसका होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों हम लोग उसमें डालते हैं, चिप्स के पैकेट में हम लोग कह देते हैं कि खाली गैस भर के दे दिया है, चीज है ही नहीं इसमें, गैस हवा भर देता है सब अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, उसके अंदर जो चिप्स है चाहे जो सामान है उसके बचाव के लिए वहां पे गैस भरा जाता है। हम क्या कहते हैं, हाँ इतनी सुन है इसमें गैस भर दिया है, देखो तो कितना डुप्लीकेट काम कर रहा है। लेकिन उस गैस को, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है तो जो खाद्य पदार्थ होती है, खाने की जो चीजें होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो आंसर क्या लिखेंगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, ठीक है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में, जब ये जो तेलीय सामान है या वसा युक्त सामान है, ये ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत यानी कि उनका जो गंध होता है वो खराब हो जाता है, जैसे बासी भोजन आप खाते हो खराब हो जाता है स्वाद उसका, वैसे विकृत गंधित हो जाते हैं और उसके रंग तथा स्वाद बदल जाते हैं। स्वाद बदल नहीं जाता है, कहेंगे वह बदतर हो जाता है स्वाद, ठीक है, जिसको हम लोग खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर के रासायनिक समीकरण को लिखें। जब ए नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले बच्चे ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं रहता है कि जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होगा। तो ZnS जिंक सल्फाइड का सूत्र हो गया। इसकी प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराना है यानी कि O2 से कराना है, तो O2 से कराने पर क्या निर्माण होगा, तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ZnO, और प्लस में इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड का यानी कि SO2 का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो किस चीज का निर्माण होता है, तो भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। और साथ में हम लोग ये वाला जो रिएक्शन समीकरण जो हम लिखे हैं ये आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित किया जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित किया जा रहा है, तो CaOH, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर रहे हैं, तो किस चीज का निर्माण होगा, तो यहाँ पे देखिए CaCO3 का निर्माण होगा, CaCO3 का निर्माण होगा और इसके अलावा जल H2O, ठीक है। तो हम लोग भाषा में क्या लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित करने पर चूना जल दूधिया बन जाता है और दूधिया चूना जल में CO2 प्रवाहित करते रहने पर वह रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग CO2 कंटिन्यू प्रवाहित कर रहे हैं तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ भी जो हमने समीकरण लिखा है इसमें अगर आपको लगे कि ये संतुलित नहीं है तो इसे संतुलित कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पहला हमारा दिया है, क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में दिया है, प्लस में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हो रहा है। तो चलिए, तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस
प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CaCO3। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा जल का निर्माण हो रहा है H2O, और ये समीकरण संतुलित है तो संतुलित करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक। जिंक की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिंक नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है, यानी कि Zn, और यहां पे लिखेंगे NO2 का, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस में लिख देंगे Ag। अब समीकरण को संतुलित करना है तो समीकरण को आप लोग संतुलित कर लो, 2 मिनट रुक कर 2 मिनट पॉज कर लो। हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम सूत्र लिखेंगे Al प्लस में कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड देखिए यहाँ पे CuCl2, और इसकी जब अभिक्रिया हो रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, यानी कि AlCl3 और प्लस में Cu। इसके लिए हमें समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करना है तो 2 मिनट आप लोग वीडियो रोक लेना, तब संतुलित करना, और तब हम जो आंसर लिख रहे हैं उससे मिला लेना, ठीक है। तो इससे आपका परफेक्ट हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है इसमें 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बेरियम क्लोराइड क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो BaCl2 और प्लस में पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4, और ये जब अभिक्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है, यानी कि BaSO4 और प्लस में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना है, समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। तो समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो बस हमें यहाँ पे पोटेशियम जो क्लोराइड है इसमें हमको पहले 2 लगा देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे बस एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सोडियम। सोडियम का हम लोग जानते हैं कि Na होता है, और जब इस Na की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, तो जल से, यानी कि H2O, ठीक है। ये तो सबसे आसान है, ठीक है। तो क्या निर्माण हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में तीर मार दोगे। NaOH और प्लस में H2। अब समीकरण को संतुलित करना है तो समीकरण को लगे हाथ हम लोग संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो ये हमारा था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।